हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और जैसा कि पता है ये एक जिलों का टूर आपका चल रहा है, तो विशेष करके आज की अगर जो बात करते हैं तो आज हम जौनपुर की बात करेंगे। ठीक है, जौनपुर की बात करेंगे। और जौनपुर सल्तनत काल में विशेष इसकी एक बड़े बनारस के बारे में एक चर्चा की थी, स्वस्थ चर्चा की थी। आज जो बात करेंगे, आज हम विशेष रूप से क्या करेंगे, नरेश, बीना, पूजा, अंजलि। चलिए आप लोग जुड़ते रहिए और एक एक चीज़ों के बारे में हम विधिवत रूप से चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज जो हम विशेष बात करेंगे जौनपुर दिख रहा है। ठीक है, जौनपुर की अगर बात करें तो विशेष पहली बात तो यही आती है कि आखिर ये जौनपुर है कहाँ पे, किस चिड़िया का नाम है, किसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो जौनपुर की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, चलिए तो बिल्कुल जौनपुर की जब बात कर रहे हैं तो विशेष करके हम दिखाते हैं कि कहाँ पे जौनपुर है। तो ये रहा आपका जौनपुर। ठीक है, ये रहा आपका जौनपुर। अब इसकी बात आती है तो इस कौन कौन से जिले के साथ विशेष अपनी सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा एक एक जिलों की अगर बात करें तो पहला जिला है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आपका लगता है गाजीपुर, यहाँ पे थोड़ा सा। इसके बाद आपका बनारस, बनारस के बाद संत रविदास नगर, इसके बाद आपका प्रतापगढ़ और फिर सुल्तानपुर। तो इस तरीके से कुछ सीमा इसकी साझा होती है आपके पड़ोसी जिलों के साथ। तो ये रहा आपका जौनपुर। जौनपुर के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो विशेष करके अब आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, जो आपका आज का विशेष जौनपुर है। और इस जौनपुर की जब बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि इसे हम अपनी लैंग्वेज में या पुरानी भाषा में क्या कहते हैं, सिराजे हिंद भी कहते हैं। ठीक है, सिराजे हिंद की जब बात की जाती है तो किसे कहा जाता है, तो आपके जौनपुर को कहा जाता है, या इसे हम पूरब का सिराज भी कहते हैं। पूरब का सिराज एक तरीके से, सिराज क्यों बोला जाता है, क्योंकि सल्तनत काल में आप जानते हैं कि इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग था पूरे भारत के संदर्भ में, और इसी कारण से इसे पूरे हिंदुस्तान का सिराज या ताज कहा जाता था, या फिर इसे पूरब का सिराज, चूंकि आप पूरब की तरफ अगर जो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पूरब के सिराज के रूप में भी आपको देखने को मिलता था। तो पूरब के सिराज की बात करें या फिर आपके सिराजे हिंद की बात करते हैं तो दोनों संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि ये आपका क्या हो जाता है, विशेष करके इसकी जब बात की जाती है। ठीक है, कौन सा शहर, आपका जौनपुर शहर। जौनपुर की जब बात करते हैं तो इसे सिराजे हिंद या फिर पूरब का सिराज भी कहते हैं। एक एक चीज़ों की अगर बात करते हैं तो विशेष रूप से पहली जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है कि ये आपका जौनपुर जो है विशेष इसका पूरा संदर्भ क्या है, तो ध्यान रखिएगा। पहली बात आती है इसके क्षेत्रफल को लेकर के। अगर जो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका पूरा क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जौनपुर की अगर जो हम बात करें तो इस जौनपुर का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर में पूरा आपका जौनपुर फैला हुआ है। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या 44,94,204, 44,94,204 ये यहाँ की वर्तमान में जनसंख्या है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं महिलाओं की तो बात रखिएगा, जनसंख्या में महिलाओं का जो अनुपात है वो है 22,73,739। ठीक है, यहीं पे अगर बात करते हैं पुरुषों की तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या में 22,20,465 ये वर्तमान में हमारे यहाँ पे क्या है, पुरुषों का जौनपुर में संख्या देखने को मिलती है। जनसंख्या की ही बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के दशकीय वृद्धि की जब बात करते हैं तो इसकी दशकीय वृद्धि आपके जिले की 14.9% है। और यहीं पे जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं, स्त्री पुरुष अनुपात की बात करते हैं तो जनगणना में हमने बार बार पढ़ रखा है कि आपके प्रदेश की सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलती है और वो है 1024, और वो आपके जौनपुर जिले की है। ठीक है, जौनपुर जिले की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा 1024 देखने को मिलता है। इसके साथ ही जनघनत्व की जब बात करते हैं, 1 किलोमीटर के रिहायशी एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, तो उसकी जब बात आती है तो आपका 1113, 1113 ये वर्तमान में क्या होती है, आपके जनघनत्व की बात की जाती है। किस जिले के संदर्भ में, आपके जौनपुर जिले के संदर्भ में। जौनपुर की ही बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहली जो बात आती है वो आती है साक्षरता को लेकर के, कि यहाँ की साक्षरता कितनी है, पढ़ाई लिखाई के लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं। और इसकी जब बात करते हैं, ठीक है, विशेष करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो 71.5% लोग यहाँ से पढ़े लिखे आपको दिखाई देते हैं। नगर पालिका जौनपुर में कितनी है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुल 3 नगर पालिका हैं, जिसमें पहला जो है वो है जौनपुर नाम से, दूसरा है आपका शाहगंज नाम से, और तीसरा है आपका मुंगरा बादशाहपुर। तो 3 नगर पालिका आपको देखने को मिलती हैं। तहसीलों की अगर बात करते हैं तो जौनपुर में कुल 6 तहसील हैं। कौन कौन सी, एक तो है सदर नाम से, दूसरा है मड़ियाहू नाम से, तीसरा है मछली शहर। मछली शहर हमने अनगिनत बार सुना था, लेकिन पहली बार यहाँ पे पढ़ा तो मछली शहर आपका यहीं से संबंधित है।
इसके अलावा केराकत की जब बात करते हैं तो ये आपका यहाँ से एक तहसील है। शाहगंज की जब बात करते हैं तो ये भी आपका एक तहसील है। और बदलापुर, सीरीज वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बदलापुर एक आपका तहसील है। तो ये आपके कुल 6 तहसील हैं, ठीक है। विकास खंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वर्तमान में कुल 21 विकास खंड है। और इसके साथ अगर जो हम कुल गाँवों की बात करते हैं तो आबाद गाँवों की संख्या कुल 3287 है। गाँवों की बात करें तो 3287 ये टोटल आपके गाँव देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब विकास खंड कौन कौन से हैं? 21, तो एक बार नजर मार लीजिएगा कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक है शाहगंज, दूसरा है सुइया कला, ठीक है। इसके बाद आपका बदलापुर, साथ ही साथ खुटहन, इसके बाद महाराजगंज, फिर आपका सुजानगंज, उसके बाद आपका मुंगरा, बादशाहपुर, मछली शहर, केराकत, उसके बाद गंजडोभी, गंजडोभी के बाद आपका मुफ्तीगंज, इसके बाद जलालपुर, इसके बाद कंजर कला, और फिर बक्सा, फिर सिकरारा, और फिर धर्मापुर, मड़ियाहू, बरसठी, इसके साथ ही आपका रामनगर, रामपुर, और फिर सिरकोने। तो ये वर्तमान में आपके विकास खंडों की बात हो रही है जिनकी संख्या आपके जौनपुर में कितनी है? 21 है। 21 की जब बात करते हैं तो ये आपके विकास खंड कुल पूरे हैं, ठीक है। तो जौनपुर का एक हमने प्रशासनिक परिचय देखा। अब इसकी जब बात करते हैं तो आपने देखा भी था कि अभी आपकी परीक्षा जो हुई थी उसमें कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे। तो जौनपुर में एक विशेष आपका क्या है? विकास प्राधिकरण है। और उस विकास प्राधिकरण की जब बात करते हैं तो उसका क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है सीडा, ठीक है। उसका नाम है सीडा, SIDA। सीडा की जब बात करते हैं तो इसका पूरा क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए थे तो इसको विशेष इसी के कनेक्ट कर लेंगे। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जब बात करते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है जीडा, जैसे गीडा, लीडा, इस सब फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से सीडा का पूरा फॉर्म है जो कि सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। अब देखिएगा, सतहरिया नाम से ही पता चल रहा है, सतहरिया आपके कहूँ जौनपुर में देखने को मिला? नहीं देखने को मिला। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध जो हो जाएगा जौनपुर से हो जाएगा सीडा का। सीडा का संबंध कहां से हो जाएगा? आपके जौनपुर से ही हो जाएगा। जौनपुर की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कई सारे संदर्भ देखने मिलते हैं। हालांकि इसकी जब बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम, खास करके वेद पुराण जब आप अध्ययन करते हैं तो उस वेद पुराण में इसका जो पुराना नाम देखने मिलता है उसे हम देवनगरी कहते हैं, ठीक है। जौनपुर की जब बात कर रहे हैं तो इसका पुराना जो नाम देखने मिलता है उसे हम देवनगरी कहते हैं। और इसके बारे में विधिवत जो चर्चा की गई है वो आपके शिव पुराण, आप जानते हैं पुराणों के अंतर्गत एक पुराण है शिव पुराण, और उसी के अंतर्गत यहाँ पे चर्चा की गई है। और इसके बारे में जो आपका प्रमाण दिया गया है वो दिया गया है आपके परशुराम ऋषि के द्वारा। परशुराम जो आपके जानते हैं परशुराम के बारे में, तो परशुराम के बाद जो एक यहाँ पे महायज्ञ किया गया था, उस महायज्ञ की जब बात करते हैं तो उसका जो जिक्र किया गया था जमैथा के रूप में। और जमैथा की जब बात करते हैं तो वो आपका देवनगरी में किया गया था, ठीक है। तो भगवान परशुराम के द्वारा एक यज्ञ किया गया था जमैथा देवनगरी में। और इसके बारे में जो प्रमाण दिया जाता है वो आपके शिव पुराण में दिया जाता है। और इसी आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि जो आपका वर्तमान जौनपुर है इसका पुराना नाम क्या था? देवनगरी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर जो इस शहर की जब बात करते हैं तो आधुनिक शहर की स्थापना किसने की? तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो आधुनिक शहर है इस शहर की 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किसने स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका वास्तविक जो नाम था वो था जौना खान। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जौला खान। और संभवतः इसी कारण से इसका नाम जो रख दिया गया वो रख दिया गया जौनपुर, ठीक है, जौनपुर। यहीं पे ध्यान रखिएगा कि जौनपुर का जो संदर्भ है वो 1394 ईस्वी के आसपास क्या हुआ कि मलिक सरवर, आप जानते हैं कि मलिक सरवर का जो संदर्भ आता है वो आता है सरकी साम्राज्य के रूप में। सरकी साम्राज्य जो जौनपुर पे काफ़ी लंबे टाइम तक खास करके शासन किया। और इस सरकी साम्राज्य की जब बात करते हैं तो ये सरकी साम्राज्य खास करके कला प्रेमी था, आर्किटेक्चर से संबंधित इनका खास लगाव था। और इसी कारण से आप देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे आपके मकबरे की बात हो, चाहे मस्जिदों की बात हो या फिर मदरसों की जब बात हो, तो ये कई सारे आपको यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलते हैं।
जैन जौनपुर की जब बात करें तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं मुस्लिम संप्रदाय से इसका विशेष लगाव है, कई सारे राजा यहाँ पे हुए थे और इसी कारण से यहाँ पे आपको मुस्लिम संस्कृति के अंतर्गत खास करके और साथ ही साथ मुस्लिम शिक्षा की जब बात करते हैं तो यह आपको एक प्रमुख केंद्र के रूप में आपको देखने को मिलता है। और ये किसकी बात हो रही है? आपके जौनपुर की बात हो रही है, ठीक है। तो जौनपुर विशेष करके आपको विशेष अगर जो क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किसके द्वारा स्थापित, तो आपके 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके याद में? मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका नाम जौना खान था। इसके साथ ही अगर बात करते हैं मलिक मोहम्मद सरवर की, जो कि किस संप्रदाय से थे? तो आपके सरकी संप्रदाय से थे। साथ ही साथ इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम देवनगरी, और कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? तो आपके विशेष करके शिव पुराण में, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि इसका एक ओवरव्यू देखा, और यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 1194 ईस्वी की बात हो रही है, 1194 ईस्वी। और इस ईस्वी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात करते हैं तो इन्होंने मनदेव और मंदेव, या इसका दूसरा नाम मंदेव भी देखने मिलता है, जो कि वर्तमान में आपका जाफराबाद है, ठीक है, जो आप जफराबाद के नाम से जानते हैं, जिसे प्राचीन समय में मंदे या फिर मंदेव कहा जाता था। उस पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 1194 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। और जहाँ के तत्कालीन राजा जो थे वो थे उदयपाल। उदयपाल की जब बात करते हैं तो वहाँ पे आक्रमण किया और कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं न कहीं जीत भी गया, राजा को हरा दिया। और इसके साथ ही उसने क्या किया? दीवान जीत सिंह को यहाँ पे सत्ता सौंप दिया। और इस सत्ता को सौंपने के बाद फिर से एक बार क्या हुआ कि 1389 ईस्वी में फिरोज शाह का एक लड़का था महमूद शाह, और इस महमूद शाह की जब बात करते हैं तो ये आपका गद्दी पे बैठा, और उसने ही क्या किया? ये जो मलिक सरवर थे तो मलिक सरवर ख्वाजा को क्या किया? यहाँ पे मंत्री बनाया। और साथ ही साथ 1393 ईस्वी में मलिक उर्स शाह की उपाधि दे करके इसने क्या किया? कन्नौज से लेकर के बिहार तक के क्षेत्र को पूरी क्या किया? अपने क्षेत्र में शामिल करा और उसे फिर क्या किया? सौंप दिया। साथ ही साथ मलिक उर्स सर्क ने क्या किया? जौनपुर को इस टाइम पे अपनी राजधानी बनाया। ये जो आपका जौनपुर शहर है, मलिक उर्स सर्क के समय इसने क्या किया? जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया। और साथ ही साथ इटावा से लेकर के बंगाल तक इसने अपना पूरा क्षेत्र कवर किया। साथ ही साथ विंध्याचल और नेपाल तक इसका पूरा अपना साम्राज्य था। और इस संदर्भ में अगर बात करते हैं तो यहीं पे सरकी वंश के संस्थापक आपके मलिक उर्स सरकी की जब बात करते हैं तो इनकी जब मृत्यु हो गई 1398 ईस्वी में, तो फिर क्या हुआ? जौनपुर पे जो गद्दी थी उस गद्दी पे उसका दत्तक पुत्र, और दत्तक पुत्र मतलब जानते हैं जिसे गोद लिया जाता है, उस दत्तक पुत्र की जब बात करते हैं तो उसका नाम था सैयद मुबारक शाह की जब बात करते हैं तो ये आपकी गद्दी पे बैठ गया। और उसके बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था इब्राहिम शाह, और इब्राहिम शाह की जब बात करते हैं तो उस लड़के के बाद क्या हुआ? इब्राहिम शाह गद्दी पे बैठा। इब्राहिम शाह की जब बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं युद्ध कला में निपुण था, साथ ही साथ कुशल शासन करने में भी अपनी एक कह सकते हैं योग्यता थी, जिस कारण उसने क्या किया? हिंदुओं के साथ, चूंकि यहाँ का जो लोकेशन है यहाँ पे बड़ी मात्रा में आपको हिंदू देखने मिलते हैं, और इस हिंदुओं के साथ इसका एक तरीके से कह सकते हैं भाईचारे वाली रणनीति रही, और कहीं न कहीं इसका शासन संचालन जो था वो आपको सफल देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सरकी काल में ही, चूंकि जौनपुर में अगर बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार की कई सारे यहाँ पे मस्जिद और मकबरों का निर्माण हुआ। साथ ही साथ अगर बात करें तो फिरोज शाह ने क्या किया था? 1393 में यहाँ पे एक अटाला मस्जिद है, इसकी नींव डाली। साथ ही साथ 1408 में, ध्यान रखिएगा, अटाला मस्जिद की नींव तो आपके फिरोज शाह ने डाली थी, लेकिन इसका जो पूरा काम किया गया था वो आपके इब्राहिम शाह के द्वारा 1408 में पूरी तरीके से किया गया। इसके साथ ही इब्राहिम शाह की जब बात करते हैं तो इन्होंने एक यहाँ पे जामा मस्जिद बनवाया, और इसके अलावा यहाँ पे एक आपकी बड़ी मस्जिद का भी निर्माण कराया, ठीक है। यहीं पे अगर बात करते हैं तो इसने आपके इब्राहिम शाह ने हुसैन शाह को पराजित किया, और हुसैन शाह को मस्जिद का जो निर्माण कराया खास करके इब्राहिम शाह के द्वारा, और बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, इन सब मस्जिदों का इनकी जब बात करते हैं तो इनका प्रारंभ तो आपके इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका हुसैन शाह था इसके द्वारा इसे पूर्णतः पूरित किया गया।
आप जानते हैं कि जौनपुर के संदर्भ में यहाँ पे शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, संस्कृति का केंद्र था, संगीत, कला, साहित्य, इन सब चीज़ों में आपके कई सारे लोग यहाँ से आपको देखने मिलते हैं। और खास ही खास अभी हमने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता, खास करके यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है और विशेष करके ये आपके सरकी काल में था और जो कि आज भी आपको देखने मिलता है कि यहाँ पे जो अलग अलग वंश के राजा महाराजा हुआ करते थे उनका संदर्भ क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के था। इसके साथ ही अगर बात करें तो 1484 से लेकर के 1525 ईस्वी तक जौनपुर पर आपके लोधी वंश का शासन रहा था। और लोधी वंश की जब बात करते हैं तो इसके बाद आप जानते हैं कि 1526 ईस्वी में हमारे यहाँ पे खास करके दिल्ली में जब बाबर का आक्रमण कर दिया गया, उसके बाद पानीपत के मैदान में आप जानते हैं कि इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई थी 1526 में जब वो पानीपत के युद्ध में लड़ा। और उसके बाद कहीं न कहीं जौनपुर जो शहर हुआ, सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। चूंकि मुगल सत्ता अब आ चुकी थी तो इस कारण से बाबर अपने पुत्र हुमायूं को इसके लिए भेज दिया और जौनपुर शासक पे जो वहाँ का राजा हुआ करता था उसे जौनपुर के शासक को 1556 में हुमायूं ने क्या किया, विशेष करके यहाँ पे इसको कब्जा कर लिया। और जानते हैं कि 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो गई थी तो उस कंडीशन में 18 वर्ष की अवस्था में एक बार फिर से उसका लड़का जो आपका मोहम्मद अकबर के नाम से है, जानते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसका जब मुगल शासन पे खास करके सत्ता काबिज होता है तो उस कंडीशन में उसने एक बार फिर से 1567 ईस्वी में क्या किया, अपने एक विशेष करके मंत्री कह सकते हैं या फिर सेनापति कह सकते हैं अली कुली खान, खास करके लोकल लेवल के रहने वाले थे अली कुली खान, जो यहाँ पे इन्होंने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने क्या किया था, स्वयं आपके जौनपुर पे जाके चढ़ाई की। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इस चढ़ाई के अंतर्गत युद्ध में आपके अली कुली खान जो लोकल स्तर के रहने वाले थे इनका कह सकते हैं डेथ भी कर दिया गया। और अकबर फिर क्या हुआ, जौनपुर आया और यहाँ पे कुछ लंबे टाइम तक निवास किया। और इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ के एक लोकल निवासी थे सरदार मुनीम खान, और सरदार मुनीम खान की जब बात करते हैं तो इसे ही यहाँ का शासक बना दिया। और शासक बनाने के बाद फिर से क्या हो गया, आपका विशेष करके दिल्ली चला गया। और ध्यान रखिएगा इसी अकबर शासन काल में ही जो आपको शाही पुल देखने को मिलता है, जो आपके पहले पेज पे लगा था शाही पुल जो कि जौनपुर में बना है, तो ये विशेष करके आपके अकबर काल में ही स्थापना कर दिया गया था। इसके साथ ही अगर बात करें तो चूंकि प्राचीन काल की जैसी मान्यता है उसके अंतर्गत प्राचीन काल में ये बताया जाता है कि जौनपुर जो था वो खास करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में खास करके इसे हम मनईच और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो पूरी राजधानी थी उसके अंदर में देखते हैं और इसे हम मनईच तक लाते हैं। खास करके इसमें अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मात्रा में आपको बौद्ध धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर जो बात करते हैं तो यहाँ पे भर और स्वैरी, साथ ही साथ गुजर और इसके अलावा प्रतिहार, साथ ही साथ गहरवार, ये कई सारे यहाँ पे वंश जो थे इनका कुछ समय तक राजकाज देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मोहम्मद गजनवी के हटने के बाद ही आपकी 11वीं सदी में मोहम्मद गोरी ने ज्ञानचंद यहाँ के राजा थे उनसे संघर्ष जब हुआ तो उसके बाद जीत लिया। और फिर अरुणी में, खास करके अरुणी में क्या किया था, जब खजाना भेजना था तो उस कंडीशन में 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जफर खान को तुगलक की जौनपुर में नियुक्ति कर दी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की जो बात हो रही है उसने अपने पुत्र जफर खान की तुगलक के द्वारा यहाँ पे जौनपुर में नियुक्ति कर दी गई। और जो आज वर्तमान में आप शहर देखते हैं उस शहर को निर्माण किया गया। साथ ही साथ 1.5 शताब्दी तक यहाँ पे कई बार आपको मुगल सल्तनत की जो अवस्था है, क्योंकि जानते हैं पूरे देश में मुगल शासन एक तरीके से शासन कर रहा था तो इस कारण से मुगल सत्ता यहाँ पे आपको देखने मिलती है। लेकिन बाद में 1722 में जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का काल हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि अवध के नवाब के द्वारा कुछ टाइम तक यहाँ पे सत्ता देखा गया। और बाद में 1775 से लेकर के 1778 ईस्वी तक यहाँ पे ये जौनपुर जो आपका क्षेत्र था वो आपके बनारस के अधीन था। और बाद में अगर जो बात करें तो रेजिडेंट डेकना के साथ ये आपका जुड़ा था। लेकिन 1818 ईस्वी में जौनपुर क्या हो गया, इसकी जब बात करते हैं तो ये फिर एक बार आजमगढ़ के अधीन कर दिया गया। और आजमगढ़ के बाद अगर बात करें तो 1882 और 1830 ईस्वी में इसे फिर से एक बार अलग कर दिया गया। और अलग करने के बाद आपका क्या हो गया, विशेष करके
अंग्रेज़ों के साथ, जो आज आप अंग्रेज़ों के भारत के अंतर्गत देखते हैं, वहाँ पे इसे जोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ एक आपका हिस्टोरिकल वैल्यू था, जहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग वंशों के द्वारा विशेष इसका संदर्भ देखने को मिलता है। अब अगर जो जौनपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे चूँकि हमने बताया कि सल्तनत काल में भी, मुगल काल में भी कई सारी आपकी संरचनाएं देखने को मिली, और इस संरचनाओं की अगर बात करते हैं तो इसी से कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बड़ी संरचना है शाही पुल के नाम से। शाही पुल की अगर बात करते हैं तो आप देख भी पा रहे हैं कि आपका ये नदी है और नदी के ऊपर क्या हुआ है, एक पुल बना हुआ है। अब इसमें खास बात क्या है तो ध्यान रखिएगा, तारीख मुइमी एक बुक है, उसके अनुसार अगर बात करते हैं तो जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण आपके अकबर के द्वारा, हमने अभी बताया कि अकबर जब यहाँ पे चढ़ाई करने आया था तो उसी के शासन काल में क्या किया गया था, इसको बनवा दिया गया था सन 1564 में। और इसकी जब बात करते हैं तो ये मोइनुद्दीन खान खाना ने इसका निर्माण कराया था। जनरली अगर बात करें तो पुल तो आपको देखने को मिलता है कि नदी के ऊपर एक नॉर्मल सा पुल बना दिया जाता है, लेकिन इस पुल की अगर बात करते हैं तो इसका कुछ आपका अनोखा ही तरीके से पुल देखने को मिलता है। मूल अगर बात करें तो इस पुल में जनरली क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है खास करके दो विशेष करके आधारों को जोड़ती है, दो विशेष पहलुओं को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पे अगर जो आप देखें तो देख सकते हैं कि ये जो पुल बना है इसके साथ ही साथ ये जो आपके गोल गोल मंडप बने हुए हैं, ये इसकी एक विशेषता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये जो आपके गोल गोल मंडप बने हुए हैं, एक तरीके से कह सकते हैं गोल गोल चबूतरे बने हुए हैं। और इस चबूतरे की जब बात करते हैं तो ये चबूतरे जो हुआ करती थी, एक तरीके से गुमटियाँ जो हुआ करती थी, इस पे कभी न कभी अपने समय पे दुकानें लगा करती थी, व्यापार के लिए विशेष करके इम्पोर्टेंट होता था और यहाँ पे आपकी दुकानें लगा करती थी। तो इस तरीके से शाही पुल का इम्पोर्टेंस है। और पूरे भारत के लेवल की अगर बात करते हैं तो ये आपको आपके केवल विशेष करके जौनपुर में देखने को मिलता है। तो केवल जौनपुर में देखने को मिलता है आपका शाही पुल, जो कि आपके कहाँ पे है, जौनपुर में गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो आपकी अगली जो संरचना आती है वो आती है जामा मस्जिद के नाम से। और जामा मस्जिद की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक जामा मस्जिद तो आपका दिल्ली में पड़ता है, लेकिन ये जो जामा मस्जिद है ये आपके जौनपुर में पड़ता है। इस जामा मस्जिद की जब बात करते हैं तो इसे इब्राहिम शाह के ज़माने में ही कहीं न कहीं इसकी नींव डाल दी गई थी, लेकिन जानते ही हैं कि इसका जो पूरा निर्माण कराया गया था वो आपके हुसैन शाह के द्वारा पूर्ण रूप से कराया गया। ठीक है, अपने आप में अगर जो बात करें तो बड़ा एक तरीके से अनोखा बिल्डिंग है। खास करके अगर जो बात करते हैं तो बड़ी ऊंचाई तक फैला हुआ है। और अगर जो इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें अंदर की तरफ से क्या है, कुल 27 सीढ़ी लगी हैं, जिसके आधार पे क्या कर सकते हैं आप, पृथ्वी से लगभग देख सकते हैं कि ये इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो आपकी क्या है, 20 फीट की ऊंचाई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद जो कि आपके जौनपुर में पड़ता है, जामा मस्जिद जो कि आपके जौनपुर में पड़ता है। इसके अलावा अगर जो बिल्डिंगों की बात करें तो एक आपका यहाँ पे शाही किला देखने को मिलता है। शाही किले की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इस शाही किले का जो निर्माण कराया गया वो आपके फिरोज शाह के द्वारा 1362 ईस्वी में कराया गया। इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो शाही पुले के अंतर्गत खास करके एक बड़ा सा फाटक लगा हुआ है। इस फाटक की भी लंबाई आपको 26.5 फीट दिखती है, अर्थात एक बड़ा सा फाटक आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारे आपके गुम्मद और मेहराब, ये सारी चीज़ें अपने आप में बनाई गई हैं। और अगर जो बात करते हैं तो देख ही सकते हैं कि बड़ा प्राचीन बिल्डिंग है, खास यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई है। और इसके अलावा कई सारे और भी यहाँ पे आपको चीज़ें देखने मिलती हैं, जिसमें अगर जो बात करें तो मस्जिद में खास करके एक तरीके से कह सकते हैं आपका मुगल शैली तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ चूँकि हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था तो उसकी कला, और साथ ही साथ यहाँ पे हिंदू कला, तो ये सारी प्रवृत्ति यहाँ पे मूल रूप से देखने को मिलती है। तो आपका शाही किला जो संबंधित होगा वो एक बार फिर से आपके कहाँ से हो जाएगा, जौनपुर से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और मस्जिद देखने को मिलती है और इसका नाम होता है लाल दरवाज़ा मस्जिद। लाल दरवाज़ा मस्जिद की जब बात करते हैं तो इसे भी 1450 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के पुत्र आपके मोहम्मद शाह सरकी के पत्नी, मोहम्मद शाह की पत्नी बीबी राजे के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चूँकि लाल नाम से ही पता चल रहा है तो कहीं न कहीं इसके बनाने में जो प्रयोग किया गया था वो लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और ये जो लाल पत्थर थे वो आपके जनरली चुनार से मंगाए गए थे, विशेष करके आपके चुनार से मंगाए गए थे ये आपके लाल पत्थर। इसके साथ ही अगर बात करें तो जौनपुर में ही एक आपका पड़ता है झंझरी मस्जिद। और झंझरी मस्जिद की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहीं के आपके इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा खास करके जब सिकंदर लोदी ने क्या किया था, विशेष करके इस मस्जिद को एक बार ध्वस्त कर दिया।
क्योंकि ये झज्जरी मस्जिद जो बनी थी इसके द्वारा, विशेष करके आपके सरकी साम्राज्य के लोगों के द्वारा। लेकिन जब इब्राहिम शाह सरकी का सिकंदर लोदी के साथ युद्ध हुआ तो इस कारण जब ये हार गए तो आपके सिकंदर लोदी ने क्या किया, इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। और इसको ध्वस्त करने के बाद इसके जो अलग अलग पत्थर वगैरह थे इसको ले जा करके क्या किया, आपके शाही पुल वगैरह में लगा दिया। तो इस कारण आप देख सकते हैं कि केवल एक बड़ी सी दीवार दिख रही है, पूरी मस्जिद आपको नहीं दिख रही है। तो झज्जरी मस्जिद ये भी आपका क्या हो जाएगा, जौनपुर से ही संबंधित हो जाएगा। इसके साथ अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद की जब बात करते हैं तो ये भी आपके जौनपुर में ही पड़ता है। ध्यान रखिएगा 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसमें अगर बात करते हैं तो इब्राहिम शाह ने तो इसका निर्माण कराया, लेकिन ध्यान रखिएगा 1393 ईस्वी में ही फिरोज शाह ने इसके निर्माण को शुरू कर दिया था। तो फिरोज शाह के द्वारा विशेष करके 1393 में चालू किया गया और 1408 में क्या किया गया, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इसका निर्माण पूर्ण किया गया। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो खालिस मुखलिस की मस्जिद, खालिस मुखलिस की मस्जिद या जिसे हम 4 उंगली मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जौनपुर में पड़ता है, 4 उंगली की मस्जिद या फिर खालिस मुखलिस की मस्जिद। ये अगर जो बात करते हैं तो यहीं के कुछ लोकल लोग थे जिनके आधार पे उनके नाम से ही विशेष करके इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो कुछ आपको हिंदू धर्म से संबंधित भी प्रसिद्ध मंदिर वगैरह देखने मिलते हैं। और जिसमें जो पहली मंदिर है वो है शीतला चौकिया धाम का मंदिर। और इसकी जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा हिंदू राजाओं के काल में, खास करके जब यहाँ पे सल्तनत काल से पहले हिंदू राजा हुआ करते थे तो उनके द्वारा जो जौनपुर राज्य था यहाँ पे कुछ अहिर शासकों का शासन था। और उसी आधार पे पहला जो एक तरीके से अहिर शासक था हीरा चंद यादव। हीरा चंद यादव की जब बात करते हैं तो इसी ने क्या किया था, चौकिया देवी मंदिर के कुल की देवी के रूप में, चूंकि यादव लोग जो होते थे वो कहीं ना कहीं अपने एक तरीके से देवी देवता को मानते थे और उसके अंतर्गत विशेष करके चौकिया देवी को मानते थे और उन्हीं के ऊपर समर्पित होते थे। तो इस कारण से चौकिया मंदिर उसके द्वारा ही विशेष बनवाया गया था। अगर जो इसकी बात करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे देवी शक्ति और देवी के साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा होती है, जिसमें अगर जो बात करते हैं तो इसमें पूरा बहुत बड़ा मंदिर नहीं बना था, केवल एक पहले क्या था, छोटा सा चबूतरा था और उसी चबूतरे की ही पूजा की जाती थी देवी के रूप में। लेकिन बाद में ऐसा माना जाता है कि जो चबूतरा था इसे ही कहीं न कहीं देवी का स्वरूप मान लिया गया, तो इसी कारण से इसका नाम ही पड़ गया चौकिया देवी। चौकिया देवी की जब बात करते हैं तो ये विशेष करके आपको कहाँ पे देखने मिलती है, शीतला चौकिया धाम, तो आपको जौनपुर में। ऐसी मान्यता है कि चौकिया देवी की जब बात करते हैं तो ये आपको देवी शीतला का प्रतीक दिखाती हैं। और शीतला मतलब कहीं न कहीं अपने आप में शीतल हवा क्या होती है भाई, आनंददायक होती है, नेचुरल। अगर जो बात करें तो शीतला का संबंध कहीं न कहीं आपको एक आनंददायी देवी के रूप में देखने मिलता है और इसी कारण से कहीं न कहीं इसका जो नाम भी पड़ा वो क्या हो गया, शीतला चौकिया धाम मंदिर हो गया, ठीक है। शीतला चौकिया धाम मंदिर हो गया जो कि आज आपको जौनपुर में देखने मिलता है। इसके साथ ही एक और मंदिर देखने मिलता है जिसका नाम है यमदाग्नि आश्रम। यमदाग्नि की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं इतिहास में सप्त ऋषियों के बारे में, खास करके अगर जो आसमान में आप देखते हैं तो 7 ऋषियों के नाम पे आपको तारे भी दिखाई देते हैं। इन सप्त ऋषियों की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत एक ऋषि थे आपके जमदाग्नि, और जमदाग्नि की जब बात करते हैं तो इनकी पत्नी थी रेणुका और इनके पुत्र थे आपके परशुराम। तो यही सारे लोग मिलकर के यहाँ पे निवास करते थे, तो उन्हीं के नाम से विशेष आपके जमदाग्नि आश्रम यहाँ पे आपका बनाया गया है। तो जमदाग्नि आश्रम विशेष कहाँ से, तो एक बार फिर से आपके जौनपुर से। और अगर जो आपसे पूछ ले किसके द्वारा समर्पित है तो आपके जमदाग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका, साथ ही साथ पुत्र परशुराम पे, ठीक है। इसके साथ ही यहीं पे एक आपको देखने मिलता है बारीनाथ का मंदिर। और बारीनाथ के अंदर जो मंदिर की बात करते हैं तो ये भगवान शिव का एक प्रकार का मंदिर देखने मिलता है, बारीनाथ का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा अगर जो बात करें तो हमने कई बार चर्चा भी किया है कि जो आपका खास करके ये शहर जो है जौनपुर, इस शहर की जब बात करते हैं तो ये मूल रूप से गोमती नदी के किनारे स्थित है। आप देख सकते हैं ये जो बीच की नदी गई है ये आपकी क्या है, गोमती नदी है। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो गोमती के अलावा यहाँ छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे सई नदी है। सई के अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ और छोटी नदियाँ हैं, जैसे वरुणा नदी। वरुणा के बाद अगर बात करें तो एक छोटी नदी है बसुही। बसुही के बाद एक छोटी सी और नदी है पीली। इसके अलावा मामुर और फिर गांगी। तो ये कुछ आपकी छोटी बड़ी नदियों का मिला जुला स्वरूप है, आपके जौनपुर शहर से होकर निकलती हैं। तो आपके गोमती और सई ये आपकी यहाँ की प्रमुख नदी है। और छोटी नदियों की अगर बात करते हैं तो आपकी वरुणा, बसुही, पीली, मामुर और गांगी, ये यहाँ की कुछ छोटी नदियाँ हैं, ठीक है।
जौनपुर की ही बात करें तो ध्यान रखिएगा, जौनपुर में आपका पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय भी देखने को मिलता है, जिसका नाम ही है पूर्वांचल विश्वविद्यालय। पूरा नाम की अगर बात करते हैं तो आपका वीर बहादुर सिंह आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम से समर्पित है। तो आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो कि जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से आपका प्रसिद्ध है। और ये संयोग की बात है कि आपको जौनपुर में ही पड़ता है, चूंकि पूर्वांचल क्षेत्र में पड़ता है, और इसका एक दूसरा भी नाम देखने को मिलता है जिसे हम पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रूप में देखते हैं। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका जौनपुर से ही संबंधित हो जाएगा। अगर जो हम जौनपुर की बात कर रहे हैं तो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी बात करेंगे, चूंकि आप जानती हैं कि कई सारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि अलग अलग लोकेशन से संबंधित हैं। तो उस संदर्भ में अगर बात करें एक एक व्यक्तियों को तो ध्यान रखिएगा। और एक बार यार क्लास अगर जो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करने में इतना लजाते काहे हो, ये नहीं समझ में आता। मतलब ये सारे जो इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि मतलब ऊपर से निकल रहा है। सारी चीज़ें आपके लिए इतना रिसर्च करके लाई जाती हैं, अगर जो इस लेवल पे बताया जा रहा है। आपने देखा भी परीक्षा का स्वरूप अब बदल गया बाबू, एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। तो इस कारण से अगर जो आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। लेकिन पता नहीं कहा लाइक करने में इतनी कंजूसी करते हो। चलो लाइक और शेयर तो कर ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जौनपुर के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो अभी हमने देखा हुसैन शाह सरकी, यहाँ के सरकी राज्य से संबंधित हैं। और इनकी जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हुसैन शाह सरकी कभी हमने जब संगीत घराने वगैरह की बात की थी तो वहाँ पे बताया था कि इन्होंने क्या किया है, बड़ा ख्याल नाम से एक विधि को विकसित किया है, संगीत के एक विधा को विकसित किया है। तो हुसैन शाह सरकी कहाँ से संबंधित, तो आपके जौनपुर से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। जौनपुर से संबंधित हो जाएंगे आपके हुसैन शाह सरकी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके आते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य की ऐसी मान्यता है कि खास करके जब ये 2 महीने के थे तभी इनके आंख की रोशनी चली गई और एक तरीके से कह सकते हैं जन्मांध है। इनकी अगर बात करते हैं तो आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा, ये कथा कहते हैं। खास करके रामचरितमानस की बात करें या फिर आपके महाभारत, ये रामायण, खास करके कृष्ण लीला, तो इन सब से संबंधित आपके कथाओं का वाचन करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। रामानंद संप्रदाय के जो आपके 4 गुरु हैं उसमें एक आपके प्रसिद्ध हैं, ये हैं जो कि यहीं से संबंधित है। और जो आपका चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय है खास करके दिव्यांग लोगों के लिए, तो वो इन्हीं के नाम से स्थापित किया गया है। आजीवन ये आपके उसके कुलपति हैं। और इसी के साथ अगर बात करते हैं तो ये कई सारे पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त कर चुके हैं। तो इनकी जब बात करते हैं तो आपके जौनपुर से संबंधित है, ठीक है। ये आपके जौनपुर से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इनके बारे में हमें नहीं लगता कि लगभग किसी को ना पता हो। तो जौनपुर से ही संबंधित आपके बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता आपके रवि किशन। तो रवि किशन की जब बात करते हैं तो ये भी आपके यहीं से संबंधित है। अब रवि किशन देख लिए तो कम से कम इनके नाम पे तो लाइक कर ही दो, ठीक है। रवि किशन की जब बात करते हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है। हालांकि इनकी जब बात करते हैं तो भोजपुरी और भोजपुरी के अलावा खास करके बॉलीवुड में भी इन्होंने बड़े स्तर पे काम किया है। और अगर वर्तमान में बात करते हैं तो इनका नाम थोड़ा चर्चा में रहता है। क्यों? क्योंकि 2019 में लोकसभा के सांसद अब ये बन गए हैं बीजेपी की टिकट से। और इनकी जब बात करते हैं तो वर्तमान जो आपका गोरखपुर शहर है, इसी गोरखपुर शहर के क्या है, ये सांसद देखने मिलते हैं। तो गोरखपुर शहर से सांसद हैं आपके वर्तमान में रवि किशन, जो कि जौनपुर के ही लोकल निवासी हैं। तो जौनपुर के लोकल निवासी आपके जौनपुर से ही संबंधित है रवि किशन, ठीक है। हालांकि पूरा इनका नाम है रवि किशन शुक्ला, लेकिन शार्ट नाम जो लिखते हैं वो रवि किशन ही लिखते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लालजी सिंह। और लालजी सिंह की जब बात करते हैं तो ये आपके डीएनए फिंगरप्रिंट के जन्मदाता भी माने जाते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट के जन्मदाता भी माने जाते हैं। और अगर जो इनकी बात करते हैं तो ये भी आपके जौनपुर से संबंधित है। अगर जो इनकी बात करते हैं, ठीक है, लालजी सिंह की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बीएचयू के ये कुछ टाइम तक प्रोफेसर भी थे और खास डीएनए के जन्मदाता के रूप में बड़े रूप में प्रसिद्ध हैं। हाल ही में इनका डेथ हुआ था तो इस कारण ये चर्चा में भी थे। तो आपके लालजी सिंह जो कि आपके जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, जौनपुर क्षेत्र से संबंधित है। लालजी सिंह के अलावा अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा जौनपुर की जो आपकी प्रसिद्ध चीजें थी उसके बारे में हमने विधिवत चर्चा किया। कल हमने बनारस शहर के बारे में चर्चा किया था, ठीक है, एक बड़ा सा ओवरव्यू लिया था, लेकिन कुछ पॉइंट वहां पे आपके छूटे थे तो उसको हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग सब्र मान के उसे देखिएगा, ठीक है। जो आपका बनारस शहर था उसके बारे में हमने कई सारी चीज़ों को चर्चा किया था, लेकिन कुछ पॉइंट आपके जो छूट गए थे उसको इसके अंतर्गत ऐड करने की बात करते हैं। तो एक बार जौनपुर के बाद बनारस के ऊपर लाइक करते हुए ये क्या देखेंगे कि विशेष करके यहाँ पे एक आपका प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है हस्ती मंगलोत्सव। बनारस में
यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, ठीक है। जौनपुर आपका खत्म हो गया, अब बात हो रही है बनारस को लेकर के, वाराणसी को लेकर के। वाराणसी में कई सारी चीज़ों को हमने कल चर्चा कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी, उसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रमुख रूप से त्यौहार मनाया जाता है बनारस में, जिसका नाम है हस्ती मंगलोत्सव। और इस हस्ती मंगलोत्सव की जब बात करते हैं तो इसका क्या संदर्भ है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हस्ती मंगलोत्सव है ये एक बनारस का प्रमुख रूप से त्यौहार माना जाता है, उत्सव माना जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसके बारे में जो आपकी जातक कथाएं होती हैं, खास करके भगवान बुद्ध से जो कथाएं हैं, और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म के साहित्य होते हैं, इसमें विशेष करके इसके बारे में जिक्र मिलता है, जो कि आज भी अगर जो बात करें, खास करके जो मंदिर वगैरह होते हैं उसमें अगर जो आज देखा जाए तो मंदिरों में विशेष करके इस उत्सव को विशेष रूप से मनाया जाता है। और जिसमें अगर जो बात किया जाए तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से सुरापान अर्थात आपके मोटे शब्द में कहें तो दारू का पान किया जाता है, ठीक है, शराब का पान किया जाता है, सुरापान किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसका जनरली जातक कथाओं में उल्लेख किया गया है। और इसमें जातक कथाओं के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है, एक जातक जो कि यहाँ पे काशीराज नाम से था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, जिसने खास क्या किया था कि काशीराज ने एक बार इस अवसर पे, खास करके जब ये उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे जो कुछ आपके तपस्वी हुआ करते थे उनको क्या किया था, बड़ी मात्रा में सुरापान कराया था। तो आपका हस्ती मंगलोत्सव ये आपका कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका उत्सव है ये आपके बनारस से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मंदिर वगैरह में इसे विशेष मनाया जाता है और इसमें सुरापान विधिवत रूप से किया जाता है। तो हस्ती मंगलोत्सव कहाँ से, आपके बनारस से संबंधित हो जाएगा। इसके साथ ही एक आपका और भी उत्सव देखने को मिलता है, जिसका नाम है उत्सव प्रियता। उत्सव प्रियता की जब बात करते हैं तो ये भी आपको बनारस से ही देखने को मिलता है। अब इस उत्सव में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका महाजनपद काल हुआ करता था, उस महाजनपद काल के युग में जो दीपावली का एक तरीके से उल्लेख हुआ है, वो तो यहाँ के मुख्य उल्लेख के रूप में देखने मिलता है। दिवाली त्यौहार तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो दीपावली त्यौहार तो यहाँ पे था ही था महाजनपद युग में, लेकिन इसके अलावा एक जातक कथा के रूप में इसकी चर्चा की गई है कि काशी में एक दीप मालिका हुआ करती थी, ठीक है, काशी में एक दीप मालिका हुआ करती थी, जो कि कार्तिक महीने में क्या किया जाता था, विशेष करके इसका आयोजन किया जाता था। और इसमें अगर जो बात करते हैं तो जो वहाँ की लोकल स्त्रियां होती थी, वो अपने शरीर के ऊपर केसरिया रंग के कुछ वस्त्र पहन करके निकलती थी। तो इस तरीके से उत्सव प्रियता, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए जो आपका उत्सव प्रियता होता है भैया, उत्सव प्रियता की जब बात करते हैं तो ये आपका कहाँ से संबंधित होगा, तो एक बार फिर से आपके बनारस से संबंधित हो जाएगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि महाजनपद युग में दीपावली का जो आपका उल्लेख होता है एक प्रमुख त्यौहार के रूप में, लेकिन इसके साथ ही साथ कार्तिक महीने में दीप मालिका नाम से एक काशी का प्रसिद्ध प्लेस होता था, जहाँ पे इसे मनाया जाता था। और यहाँ पे महिलाएं क्या करती थी, विशेष रूप से केसरिया रंग के आपके अलग अलग कपड़े पहन करके निकलती थी। तो उत्सव प्रियता आपके कहाँ से संबंधित, आपके बनारस से संबंधित हो जाएगा। उत्सव प्रियता के अलावा अगर बात करते हैं तो बनारस के संदर्भ में किसी ने पूछा था कि ये बताइए बनारस का इतिहास वगैरह, तो ध्यान रखिएगा, बनारस की अगर बात करते हैं तो बनारस जो था मूल रूप से इसे काशी कहा जाता था। हमने बताया भी था कि वरुणा और अस्सी दो नदियों के नाम से इसका संदर्भ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब मुगल काल की सत्ता आई अंग्रेजों के साथ ही साथ, उससे पहले अगर जो बात करें तो उससे पहले हमारे यहाँ पे जो मुगल काल हुआ करता था, मुगल काल की जब बात करते हैं तो इस मुगल काल में इसका नाम बदल करके एक बार मुहम्मदाबाद रख दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस काशी का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद रख दिया गया था। और ये कब किया गया था, खास करके मुगल काल के समय में किया गया था। कब किया गया था, आपके विशेष करके मुगल काल के अंतर्गत किया गया था। ध्यान रखिएगा, जब हमारे यहाँ पे खास करके देश आज़ाद हुआ 1950 में, तो 1950 में चूंकि एक कह सकते हैं राजा के अंतर्गत था, एक स्वतंत्र अपने आप में राजवंश था, लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो विशेष करके यहाँ पे 1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये जो एक कह सकते हैं गणराज्य था, एक तरीके से प्रिंसली स्टेट था, उसे भारत में विशेष क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। तो 1950 में ये भारतीय गणराज्य में आपका स्वतंत्र रूप से शामिल हो गया। कौन, बनारस की जब बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमने कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कल चर्चा कर लिया था, लेकिन अगर जो कुछ बात किया जाए तो कुछ आपके प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बनारस से और संबंधित होते हैं। तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऋषि अगस्त का जिक्र देखने को मिलता है, ये भी आपके बनारस से संबंधित है। धन्वंतरी आप जानते हैं कि विशेष करके
आचार्यों के रूप में, जो आपके योग वगैरह के गुरु माने जाते हैं, जिसमें धन्वंतरी बुद्ध की हमने बात ही की थी कि बुद्ध ने क्या किया था, यहाँ पे पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा कबीर यहाँ से जन्मे ही थे। साथ ही साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी संबंध आपके बनारस से ही है। पतंजलि योग गुरु की जब बात करते हैं तो इनका भी संबंध यहीं से है। रैदास की हमने कल ही चर्चा किया था कि वो क्या नाम था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास। तो ये सारे कुछ प्रसिद्ध प्राचीन समय के रहने वाले व्यक्ति थे जो कि आपके बनारस से संबंध है। इसके अलावा आपके शंकराचार्यों की जब बात करते हैं तो चूंकि आप जानते हैं शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, तो इस कारण से यहाँ पे शंकराचार्य। इसके अलावा आपके तुलसीदास यहीं से संबंधित थे। तुलसीदास का ये कर्म क्षेत्र था। जन्म की अगर बात करते हैं तो जन्म तो आपके राजापुर में हुआ था, लेकिन कर्म क्षेत्र तुलसीदास का यहीं पे था। इसके अलावा वल्लभाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य की जब बात करते हैं तो इनका भी कर्म क्षेत्र यहीं से है। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, संगीत घरानों की जब बात करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह खान, साथ ही साथ पंडित रविशंकर, और इसके अलावा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरीशचंद्र, साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय, इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, इसके अलावा आपके प्रेमचंद के साथ ही साथ श्याम सुंदर दास, और फिर राय कृष्णदास, साथ ही साथ आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसके अलावा आपके आगा हर्ष कश्मीरी। तो ये कुछ आपके प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जो कि आपके बनारस में संबंधित थे, या तो कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था, या फिर विशेष करके कुछ इनका कर्म क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो बनारस क्षेत्र से आपके एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि यहाँ से संबंधित हैं। और हिंदी के प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करते हैं तो अभी आपने देखा भारतेंदु हरीशचंद्र, इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध भी इन्हें कहते थे। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, साथ ही साथ प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास गुप्ता या राय कृष्णदास, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, इसके अलावा विनोद शंकर व्यास, साथ ही साथ कृष्णदेव प्रसाद गौड़, और फिर आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ये आपके कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध विशेष करके आपके कहाँ से संबंधित होता है, बनारस से संबंधित होता है। ठीक है, विशेष करके बनारस से संबंधित होता है इन सारे प्रसिद्ध व्यक्तियों का, जो कि आपको बनारस से प्रमुख रूप से देखने मिलते हैं, बनारस की विभूतियों के रूप में, जिनका या तो जन्म हुआ है या फिर इनके कर्म की बात की जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कुछ और व्यक्ति, जिसमें अगर जो बात करें तो आपके विश्वनाथ प्रताप साध, इसके साथ ही मौलवी महेश प्रसाद, साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा ये आपके कुछ उर्दू के प्रसिद्ध लेखक हैं। उर्दू के संबंध में कई सारे उर्दू से संबंधित व्यक्ति हैं, लेखक या कह सकते हैं उसके उर्दू भाषा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति। तो उसमें प्रसिद्ध नाम विश्वनाथ प्रसाद साध, साथ ही साथ मौलवी महेश प्रसाद, इसके अलावा महाराजा चेत सिंह, साथ ही साथ शेख अली हाजी, इसके अलावा आगा हस्र, साथ ही आपके हुकुम चंद नैयर, और फिर प्रोफेसर हफीज बनारसी, इसके अलावा आपके श्री हक बनारसी, और फिर नजीर बनारसी। तो ये आपके उर्दू भाषा से संबंधित कुछ व्यक्ति जो कि आपके बनारस से देखने को मिलते हैं। ये सारे व्यक्ति आपके बनारस से देखने को मिलते हैं जो कि आपके उर्दू भाषा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, कुछ आपके बनारस में प्रसिद्ध मंदिर वगैरह भी देखने मिलते हैं। चूंकि हमने कई सारे प्रसिद्ध चीज़ों को देखा था तो एक एक चीज़ों को देखना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, आप जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके साथ ही यहीं पे एक आपको प्रसिद्ध मंदिर देखने मिलता है, अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर के बाद अगर बात करते हैं तो ढूढ़ीराज गणेश का मंदिर यहीं पे देखने मिलता है। साथ ही साथ काल भैरव की जब बात करते हैं तो ये भी मंदिर आपको यहीं पे देखने मिलता है। साथ ही साथ दुर्गा जी का मंदिर ये भी आपको यहीं पे देखने मिलता है। यहीं पे आपको एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, साथ ही साथ तुलसी मानस मंदिर ये भी आपको यहीं पे देखने मिलता है। और नया विश्वनाथ मंदिर हमने बताया भी था कि जो आपका काशी विद्यापीठ है उसके अंतर्गत विशेष इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ ही भारत माता मंदिर का भी संदर्भ आया था, हमने बताया भी था कि इसको विशेष करके भारत माता, चूंकि हम देवी के रूप में देखते हैं लेकिन यहाँ पे भारत के नक्शे के रूप में इसकी स्थापना की गई है। साथ ही साथ संकटा देवी मंदिर और फिर विशालाक्षी मंदिर। तो कई सारे मंदिरों का जिक्र यहाँ पे आपको विशेष देखने मिलता है जो कि आपके कहाँ से संबंधित है, या आपके बनारस से संबंधित होता है। ठीक है, अगर जो बनारस की हम बात करें तो थोड़ा सा एक संदर्भ लीजिएगा, चूँकि बनारस के बारे में आप विशेष जानते हैं लेकिन यहाँ पे अगर जो विशेष बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा एक संदर्भ आता है काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के। और काशी विश्वनाथ के मंदिर की अगर बात करते हैं तो मूल रूप में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो पहले बहुत छोटा हुआ करता था। ठीक है, बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी में
इंदौर की एक रानी हुआ करती थी, रानी अहिल्याबाई, इन्होंने ही क्या किया था, रानी अहिल्याबाई ने इसे एक भव्य रूप में बना दिया। कारण क्या था, तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे कई सारे मुस्लिम आक्रांता हैं जिन्होंने कई सारे मंदिर को तोड़ फोड़ किया था। तो उसी दौरान काशी विश्वनाथ का जो पहले मंदिर था वो बहुत छोटा था, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसे एक बार फिर से क्या किया, बड़े भव्य रूप में बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब के जो शासक हुआ करते थे राजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1853 ईस्वी में इस मंदिर के शिखर पे, जो आप जानते हैं सोने की परत लगी है, उसको भी चढ़वाया था। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसको इसी कारण से कभी कभी हम गोल्डन टेम्पल भी संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। जो आपके काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो चूंकि पंजाब के शासक राजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में इसे सोने के परत चढ़वा दी थी, जिस कारण इसे कभी कभी हम गोल्डन टेम्पल भी नाम देते हैं। इसकी अगर बात करते हैं तो इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया है। और इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में जो मंदिर का स्वरूप देखने मिलता है, ये चौथी बार बनाया गया है, चौथी बार इसको बनाया गया है। अगर जो बात करें तो पहली बार इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त किया था, पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 1194 ईस्वी में ध्वस्त किया था। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो चूंकि आप जानते हैं महिला शासकों के रूप में रजिया सुल्तान, और इसके शासनकाल में 1236 से 40 के बीच जब इसका शासनकाल था, तो इसने जो मंदिर ध्वस्त हुआ था उसके ऊपर क्या किया था, एक रजिया मस्जिद नाम का निर्माण कराया था, एक मस्जिद का निर्माण कराया था, रजिया मस्जिद, ठीक है। इसके बाद फिर क्या किया गया, इसके बाद इसके ऊपर इस मंदिर के निर्माण की विशेष करके अभिमुक्तेश्वर मंदिर के नाम नज़दीक से फिर से एक नया मंदिर बनाया गया। और बाद में फिर से क्या किया गया, जो आपके जौनपुर के शासक थे सरकी राजा, और उन्हीं सरकी राजाओं के द्वारा क्या किया गया था, फिर से एक बार तोड़वा दिया गया, दूसरी बार तोड़वा दिया गया। और फिर क्या किया गया, 1490 ईस्वी में इस मंदिर को क्या किया गया, सिकंदर लोदी ने एक बार और ध्वस्त करा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीसरी बार इसे ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे एक संदर्भ देखने मिलता है कि 1585 ईस्वी में बनारस का एक व्यापारी हुआ करता था टोडरमल, और इस व्यापारी की जब बात करते हैं टोडरमल, तो इसने क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन फिर से आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था उसने 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था, एक बार फिर से तोड़वा दिया। तो इस तरीके से 4 बार इस मंदिर को तोड़ा गया। और जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा तो इस मंदिर का जो कह सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ अवशेष था, उसके बगल में ही क्या किया, एक मस्जिद का निर्माण करा दिया। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट था उसके बगल में आपके इंदौर की रानी अहिल्याबाई के द्वारा विशेष करके क्या दिया गया था, इसको निर्मित कराया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा इतिहास है जिसके अंतर्गत 4 बार आपके विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, जिसके अंतर्गत एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक बार रजिया सुल्तान ने, इसके बाद सरकी राजा के सिकंदर लोदी ने, और फिर आपके विशेष करके औरंगजेब ने। तो 4 बार इसको तोड़ा गया और चारों बार इसे बनाया भी गया। तो ये विशेष याद रखेंगे आपके काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर के। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे, चूंकि हमने देखा भी था आधी ताल कल देखा था, लेकिन इसके अलावा कुछ आपके कुंड, ताल, ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, लोलार्क कुंड, कुंड मतलब ऐसा होता है जैसे तालाब देखते हैं, तलैया वगैरह की जब बात की जाती है तो उसका संदर्भ आता है। और लोलार्क कुंड की जब बात करते हैं तो ये आपको यहीं पे देखने मिलता है। दुर्गा कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहीं पे है। इसके साथ बेनिया कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहीं पे है। साथ ही साथ बकरिया कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी यहीं आपको देखने मिलता है। साथ ही साथ लक्ष्मी कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहीं पे है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड, ये भी आपका यहीं पे है। साथ ही क्री कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहीं पे है। पृथ कुंड, ये भी आपको आपके बनारस में देखने मिलता है। साथ ही साथ बिमल कुंड की जब बात करते हैं तो ये भी आपके बनारस में। साथ ही साथ राम कुंड, इसके अलावा सूरज कुंड, कर्णा घंटा सरोवर, इसके अलावा मातु कुंड, और फिर राम कटोरा कुंड, ये सारे कुंड जो हैं आपके छोटे छोटे ताल हैं जो कि आपके बनारस में देखने मिलते हैं। साथ ही साथ मत्स्योदरी तालाब, इसके अलावा कपाल मोचन तालाब, और फिर एतरनी बैतरणी तालाब, और इसके अलावा बुद्ध काल का कूप। तो ये सारे कुछ आपके प्रसिद्ध तालाब वगैरह होते हैं, कुंड वगैरह होते हैं जो कि आपको विशेष करके यहाँ पे देखने मिलता है, ठीक है। तो ये आपको विशेष करके यहाँ पे देखने को मिलता है आपके बनारस के अंतर्गत। तो बनारस के बारे में मिला जुला स्वरूप, चूंकि कल की क्लास में हमने विधिवत चर्चा कर ली थी, कुछ चीज़ें आपके पॉइंट बच रहे थे, तो हमने चाहा जब हम एक बार सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं तो नो डाउट जौनपुर जिला आपका है ही है, उसके साथ ही इसको लगा करके अध्ययन कर लेंगे जिसमें पूरी चीज़ों को हमने देख लिया, ठीक है। तो आज की क्लास विशेष यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई जो भी अध्ययन करते हैं उसी के आधार पर आपको चीज़ों को शेयर करते हैं,
कई सारे बुक का रेफरेंस लेते हैं, गूगल का सहारा लेते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट की साइट होती है उसी के आधार पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ें शेयर की जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम जौनपुर गए थे वहाँ पे रिसर्च करके आए हैं, ठीक है। तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं, लोकल स्तर पे आप निवासी हैं तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, आप लोग अपने ज़िले के बारे में कुछ विशेषता बताइए, जिससे क्लास के अंतर्गत उस पॉइंट को हम ऐड कर पाएँ और ये क्लास जो हो कहीं ना कहीं आपकी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास होने में आपका एक योगदान हो, और कह सकते हैं कि ज़िले के बारे में एक विधिवत चर्चा मूल रूप से की जाए, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हो। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, अपने ज़िले के बारे में विधिवत बताएंगे, ठीक है, जिससे जो आपका ज़िला आता है, हो सकता हो कल हमने बनारस की चर्चा की, आज जौनपुर की चर्चा की, तो कल आपका ही ज़िला हो, तो इन सब पॉइंट को उसके साथ ऐड करके आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आप क्या करेंगे, विशेष करके अपने ज़िले के बारे में। हमें ये नहीं कहते कि आप अगर जो बनारस के रहने वाले हैं तो गोरखपुर के बारे में बताइए, अपने ज़िले के बारे में कोई भी अगर जो पॉइंट आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। बाकी चीज़ों को हम ऐप के साथ ऐड करते, एक एक चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। तो आज की क्लास को विशेष यहीं तक रखते हैं, कल फिर से एक बार आपके साथ एक पुनः स्वस्थ मुलाकात होगी। और ध्यान रखिएगा, चूँकि कांस्टेबल का एक नया बैच चल रहा है जिसमें आपके बॉबी सर भी खास आपके साथ जुड़े हैं, जहाँ पे 7 बजे आपका मैथ की क्लास होगी, 8 बजे अगर बात करते हैं तो विवेक सर के द्वारा हिंदी की पूर्वाधार उनके द्वारा लिया जाता है, 9 बजे जिला दर्शन उसी स्वरूप पे आपका चल रहा है, क्योंकि आपने देखा बड़े बेसिक लेवल को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करते हुए। और 10 बजे एक बार फिर से आपके साथ नितिन पांडे सर जुड़ेंगे। तो अगर जो आप रेगुलर तैयारी करते हैं ना तो कोई डाउट नहीं होगी, आपकी पूरी तैयारी संपूर्ण रूप से कराई जाएगी, ठीक है। तो एग्जामपुर पे अगर जो आपका विश्वास है तो इसी विश्वास को बनाए रहें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने जिले के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से एक बार एक स्वस्थ मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि।